निवेदिता हिंदी एवं विधिक कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मध्यस्थता, सुलह एवं माध्यस्थम विषय की अगली कड़ी में हम माध्यस्थम कार्रवाइयों के संचालन संबंधी नियमों को पढ़ेंगे। एक्सप्लेन द रूल्स रिगार्डिंग द कंडक्ट ऑफ आर्बिटर प्रोसीडिंग्स। माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996 की धारा 18 से 27 तक में माध्यस्थम कार्रवाइयों के संचालन संबंधी नियमों का उल्लेख किया गया है। इन नियमों का अध्ययन करते समय इस बात की जानकारी उचित होगी कि माध्यस्थम कार्रवाइयों में सभी पक्षकारों के साथ समानता से व्यवहार किया जाए, उन्हें अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया जाए। तात्पर्य यह है कि मध्यस्थ स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता से कार्य करने के लिए आबद्ध है। उससे ये उम्मीद की जाती है कि वह मिसकंडक्ट कदाचरण का दोषी ना हो। उससे पक्षकारों की अनुपस्थिति में भी कार्य नहीं करने की उम्मीद की जाती है, आदि आदि। मध्यस्थम कार्रवाइयों के संचालन संबंधी मुख्य नियम निम्नलिखित है। धारा 18 से लेकर 27 तक में यह प्रश्न चलेगा। नंबर 1, नियमों की अवधारणा। अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत माध्यस्थम कार्रवाइयों के संचालन की प्रक्रिया सुनिश्चित करने का अधिकार पक्षकारों को दिया गया है। पक्षकार करार द्वारा प्रक्रिया के नियम तय कर सकते हैं। माध्यस्थम अधिकरण द्वारा ऐसे नियमों का अनुसरण किया जाना आवश्यक है। यदि पक्षकार द्वारा प्रक्रिया के नियम तय नहीं किए जाते तो मध्यस्थ अधिकरण द्वारा कार्रवाइयों का संचालन ऐसी रीति से किया जा सकेगा जो वह उचित समझे। मध्यस्थम कार्रवाइयों के संचालन पर सिविल प्रक्रिया संहिता तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम के उपबंध लागू नहीं होते हैं, क्योंकि मध्यस्थ सिविल प्रक्रिया संहिता तथा साक्ष्य विधि के तकनीकी नियमों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। अधिकरण द्वारा कार्रवाइयों का संचालन करते समय नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अनुसरण किया जाए। नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत नेमो जुडेक्स इन कोदा सुआ, ऑडी अल्ट्रम पार्टम और रिजेंट डिसीजन। नेमो जुडेक्स इन कोदा सुआ, पक्षपात रहित अभिकरण होना चाहिए। नंबर 2, ऑडी अल्ट्रम पार्टम, दूसरे पक्ष को सुनो। और रिजेंट डिसीजन, निर्णय ऐसा होना चाहिए अधिकरण का कि दूध का दूध और पानी का पानी। मध्यस्थम अधिकरण को साक्ष्य की ग्राह्यता, सुसंगतता आदि का अवधारण करने की शक्तियां प्राप्त है। न्यायालय द्वारा इन मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। ये था धारा 19, नियमों की अवधारणा। माध्यस्थम का स्थान सुनिश्चित करने का पहला अधिकार पक्षकारों को दिया गया है। पक्षकार करार द्वारा माध्यस्थम का स्थान तय कर सकते हैं। यदि पक्षकार ऐसा तय करने में असफल रहते हैं तो मध्यस्थम अधिकरण जो है मध्यस्थम का स्थान तय करेगा। पक्षकारों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए या मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मध्यस्थम द्वारा स्थान सुनिश्चित किया जाएगा। इसी प्रकार से मध्यस्थम अधिकरण द्वारा जो भी स्थान तय किया जाएगा उसकी सूचना पक्षकारों को दी जाएगी। यह बात उत्तर प्रदेश वन निगम बनाम विश्वनाथ गोस्वामी के मामले में कहा गया। इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाम मोहिंदर सिंह के मामले में यह कहा गया कि मध्यस्थ द्वारा पक्षकारों की सुविधा के लिए मध्यस्थम के स्थान में परिवर्तन किया जा सकेगा। कार्यवाहियों का आरंभ। अधिनियम की धारा 21 में मध्यस्थम कार्रवाइयों के प्रारंभ की तिथि के बारे में प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार यदि मध्यस्थम करार में मध्यस्थम कार्रवाइयों के प्रारंभ की तिथि का उल्लेख नहीं किया गया है तो मध्यस्थम कार्रवाइयों के प्रारंभ उस तिथि से माना जाएगा
जिस स्थिति पर मध्यस्थम के लिए तय किए जाने वाले उस विवाद के संदर्भ की सूचना मध्यस्थ को दी जाती है। यही बात वजीर चंद्र बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में कही गई। भाषा नंबर 4, भाषा। मध्यस्थम अधिकरण द्वारा मध्यस्थम कार्रवाइयों के लिए अंगीकृत की जाने वाली भाषा वही होगी जो पक्षकारों द्वारा करार में तय की जाए। ऐसा करार नहीं होने पर भाषा का अवधारण मध्यस्थम अधिकरण द्वारा किया जाएगा। धारा 22, भाषा ऐसी होनी चाहिए जिसे मध्यस्थ समझते हो। यह बात ई रोथरे एंड संग वर्सेस ई रोथरे एंड सन्स बनाम कार्लो बैटरीज एंड कंपनी के मामले में कही गई। इसी प्रकार से दावा या प्रतिरक्षा के कथन अधिनियम की धारा 23 में यह प्रावधान किया गया है। नंबर 1 कि दावाकर्ता का यह कर्तव्य है कि वो निर्धारित अवधि में अपने दावे का समर्थन करने वाले तथ्यों, विवादित बिंदुओं और चाहने वाला अनुतोष या उपचार का कथन करे और इसी प्रकार प्रतिवादी दावे की विशिष्टियों के संबंध में अपनी प्रतिरक्षा का कथन करे। नंबर 2, पक्षकारों का यह कर्तव्य है कि वे अपने दावे या प्रतिरक्षा के समर्थन में दस्तावेज प्रस्तुत करें। इसी प्रकार पक्षकार आवश्यकता अनुसार दावे या प्रतिरक्षा में संशोधन के लिए आवेदन करें। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि संशोधन की अनुमति देना या न देना अधिकरण के विवेक का विषय है। ऐसी अनुमति किसी भी प्रक्रम यानी स्टेज पर दी जा सकती है। यूनियन स्टेटी नेरी बनाम लंजा एंड विनियर के मामले में यह बात कही गई। यूनियन स्टेटी नेरी बनाम लंजा एंड विनियर के मामले में यह बात कही गई। इसी प्रकार से मध्यस्थम कार्रवाइयों के संचालन संबंधी नियमों में छठा नियम है सुनवाई। अधिनियम की धारा 24 में सुनवाई एवं लिखित कार्रवाइयों के बारे में प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार मध्यस्थम अधिकरण द्वारा यह तय किया जाएगा कि साक्ष्य की प्रस्तुति के लिए मौखिक सुनवाई की जाए या मौखिक बहस की जाए या कार्रवाइयों का संचालन दस्तावेजों या अन्य सामग्रियों के आधार पर किया जाए। पक्षकारों के बीच अन्यथा करार नहीं होने पर किसी पक्षकार की प्रार्थना पर मौखिक सुनवाई की जा सकेगी। दामोदर प्रसाद गुप्ता बनाम सक्सेना एंड कंपनी के मामले में यह तय किया गया कि पक्षकारों को मध्यस्थम अधिकरण के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करने का पूर्ण अधिकार है। उन्हें सुनवाई के स्थान और समय की सूचना का भी अधिकार है। यदि पक्षकारों को इन अधिकारों से वंचित कर पंचाट दिया जाता है तो वह अपास्त सेट असाइड किए जाने योग्य है। इसी प्रकार से एक पक्षीय कार्रवाई ध्यान से समझना। धारा 25 के अंतर्गत यह कहा गया है कि जहां दावाकर्ता के अपने कथनों की सूचना देने में दावाकर्ता असफल रहता है तो वहां मध्यस्थम कार्रवाइयों को समाप्त कर दिया जाएगा। जहां एक पक्षकार मौखिक सुनवाई पर दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहता है वहां मध्यस्थम अधिकरण द्वारा कार्रवाइयों को चालू रखते हुए अपने समक्ष उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर पंचाट को निर्मित कर देगा। अनिल जैन बनाम मधुनान एप्लायंसेस प्राइवेट लिमिटेड। अनिल जैन बनाम मधुनान एप्लायंसेस प्राइवेट लिमिटेड के मामले में कोर्ट ने कहा कि यदि सूचना के पश्चात भी पक्षकार उपस्थित नहीं रहते हैं तो मध्यस्थ को उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्रवाई करने का अधिकार है। इसी प्रकार से नंबर 8 विशेषज्ञों की नियुक्ति। धारा 26 के अंतर्गत मध्यस्थम अधिकरणों को एक्सपर्ट विशेषज्ञों को नियुक्त करने का अधिकार दिया गया है। पक्षकारों का यह दायित्व होगा कि वे
विशेषज्ञों को सुसंगत सूचनाएं दें, निरीक्षण के लिए दस्तावेज, माल या संपत्ति प्रस्तुत करें तथा विशेषज्ञों को वहां तक पहुंचने दें। इस प्रकार धारा 26 में विशेषज्ञों की नियुक्ति के बारे में प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार से लास्ट धारा 27 साक्ष्य ग्रहण करने में न्यायालय की सहायता। अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत मध्यस्थ अधिकरण या मध्यस्थ कार्रवाई के एक पक्षकार साक्ष्य लेने या साक्ष्य देने में न्यायालय की सहायता ले सकता है। इस प्रकार आपने देखा कि मध्यस्थम कार्रवाइयों के संचालन संबंधी नियम जो है मध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996 की धारा 18 से 27 तक में दिए गए हैं, जो निम्नलिखित है। नियमों की अवधारणा धारा 19, मध्यस्थम का स्थान धारा 20, नंबर 3 कार्रवाइयों का प्रारंभ धारा 21, भाषा धारा 22, दावा या प्रतिरक्षा का कथन धारा 23, सुनवाई धारा 24, एक पक्षीय कार्रवाई धारा 25, विशेषज्ञों की नियुक्ति धारा 26, साक्ष्य ग्रहण करने में न्यायालय की सहायता धारा 27। इस प्रकार धारा 18 से 27 तक मध्यस्थम कार्रवाइयों के संचालन संबंधी नियमों को स्पष्ट किया गया है। इसी कड़ी में हम एक अगला प्रश्न और ले रहे हैं कि किन किन तरीकों से मध्यस्थम कार्रवाई का समापन हो सकता है। ध्यान से समझना, मध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996 1996 की धारा 32 में मध्यस्थम कार्रवाइयों के समापन, टर्मिनेशन ऑफ आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स, मध्यस्थम कार्रवाइयों के समापन के बारे में प्रावधान किया गया है। धारा 32 ध्यान से समझना, अंतिम मध्यस्थम पंचाट द्वारा धारा 32 एक सामान्य सी बात है कि जिस विवाद के लिए मामला मध्यस्थम को संदर्भित किया गया है, सौंपा गया है और मध्यस्थ द्वारा उसका निपटारा कर अवार्ड पंचाट अंतिम रूप से दे दिया है, वह मध्यस्थम कार्रवाइयों को जो है समाप्त हो जाना स्वाभाविक है। मध्यस्थम कार्रवाइयां समाप्त हो जाती है। नंबर 2, दावाकर्ता द्वारा दावे का प्रत्याहरण वापस कर लिए जाने पर, जहां दावाकर्ता द्वारा दावे को वापस लेने पर मध्यस्थम कार्रवाइयां समाप्त हो जाती है। तीसरा तरीका है पक्षकारों के करार द्वारा। विवाद में जो पक्षकार है, विवाद के पक्षकार आपसी करार द्वारा भी मध्यस्थम कार्रवाइयों को समाप्त कर सकते हैं, या यूं भी हम कह सकते हैं कि परस्पर सहमति द्वारा भी मध्यस्थम कार्रवाइयों का समापन किया जा सकता है। टी श्रीनिवास राव बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा यह निर्धारित किया गया कि पक्षकार करार में मध्यस्थ की नियुक्ति को समाप्त करने का प्रावधान कर सकते हैं और ऐसा करार प्रभावी होगा। ऐसे मामलों में मध्यस्थ की नियुक्ति को समाप्त करने के लिए सिविल कोर्ट में जाने की जरूरत भी नहीं है। नंबर 4, कार्रवाइयों को जारी रखना अनावश्यक या असंभव हो गया है, वहां पर भी मध्यस्थम कार्रवाइयां समाप्त कर दी जाएगी। ऐसा सामान्यतः तब होता है जब पक्षकारों के बीच में समझौता हो जाए या पक्षकार स्वयं ऐसी कार्रवाइयों को निरंतर रखने में रुचि नहीं रखते हैं। इसी प्रकार से लास्ट जो है 5वां, मध्यस्थम कार्रवाइयों की समापन का तरीका धारा 32, समापन की अन्य परिस्थितियां। अधिनियम की धारा 32 में वर्णित परिस्थितियों के अतिरिक्त अन्य भी कुछ परिस्थितियां ऐसी है जिसमें मध्यस्थम कार्रवाइयां समाप्त हो जाती है। ये परिस्थितियां निम्नलिखित है। नंबर 1, जब दावेदार अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत अपने दावे का कथन संसूचित करने में असफल रहता है, समापन हो जाएगी जो है कार्रवाइयां। इसी प्रकार से नंबर 2, जब विवाद समझौता पंचाट द्वारा समाप्त हो जाता है। नंबर 3, जब विवाद के पक्षकारों द्वारा
मध्यस्थम अधिकरण को विवाद समाप्त करने का अनुरोध किया जाता है और मध्यस्थम अधिकरण द्वारा ऐसे अनुरोध को स्वीकार कर लिया है तो फिर मध्यस्थम कार्रवाई समाप्त हो जाएगी। इसी प्रकार से जब किसी पक्षकार द्वारा मध्यस्थम अधिकरण की अधिकारिता को जुरिडिक्शन को चुनौती दी जाती है तो मध्यस्थम अधिकरण द्वारा ऐसी चुनौती को यदि स्वीकार कर लिया जाता है तब मध्यस्थम कार्रवाइयां समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार एक पक्षकार निक्षेप यानी डिपॉजिट के अपने अंश का भुगतान करने में असफल रहता है तो मध्यस्थम कार्रवाइयां जो है समाप्त हो जाती है। तो इस प्रकार आपने देखा कि धारा 32 के अनुसार अंतिम मध्यस्थम पंचाट द्वारा, नंबर 2 दावाकर्ता द्वारा दावे का प्रत्याहरण वापस कर लिए जाने पर, पक्षकारों के करार द्वारा कार्रवाइयों को जारी रखना अनावश्यक या असंभव हो जाने पर या समापन की अन्य परिस्थितियां, इन 5 प्रकार की स्थितियों में मध्यस्थम कार्रवाई का समापन हो सकता है। इसी प्रकार से मैं प्रश्न की अगली कड़ी में मध्यस्थम अधिकरण क्या है, इसके अधिकार, शक्तियों एवं कर्तव्यों का जो है उल्लेख कीजिए। व्हाट इज आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, व्हाट आर दी राइट्स, पावर्स एंड ड्यूटीज। तो ध्यान से सुनना, मध्यस्थम अधिकरण क्या है। मध्यस्थम अधिकरण एक महत्वपूर्ण उपक्रम है या मंच है विवादों का, पक्षकारों के विवादों के निस्तारण का। मध्यस्थम सुलह अधिनियम 1996 की धारा 2 सब क्लोज घ, धारा 2 क्लोज 1 और सब क्लोज घ में मध्यस्थम अधिकरण की परिभाषा दी गई है, जिसके अनुसार मध्यस्थ अधिकरण का तात्पर्य एकल मध्यस्थ या मध्यस्थों के एक पैनल से है। इस प्रकार यदि कोई विवाद एकमात्र मध्यस्थ को संदर्भित किया जाता है तो वह एकमात्र मध्यस्थ ही इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ मध्यस्थ अधिकरण है। और यदि विवाद के पक्षकारों के मध्य करार द्वारा एक से अधिक मध्यस्थों के पैनल को संदर्भित किया जाता है तो ऐसे पैनल को इस अधिनियम के उद्देश्य से मध्यस्थ अधिकरण माना जाएगा। पक्षकार अपने विवादों को निपटाने के लिए एकमात्र मध्यस्थ या मध्यस्थों के पैनल को संदर्भित कर सकते हैं। यदि पक्षकारों द्वारा मध्यस्थों की संख्या के बारे में कोई निर्णय नहीं किया गया है तो मध्यस्थ अधिकरण में केवल एक मध्यस्थ होगा। मध्यस्थ किसी भी राष्ट्रीयता का व्यक्ति हो सकता है, मध्यस्थ किसी भी राष्ट्रीयता का व्यक्ति हो सकता है। अब हम देखेंगे मध्यस्थ अधिकरण के अधिकार और शक्तियां। नंबर 1, मध्यस्थ अधिकरण पक्षकारों की सुनवाई के लिए अंतिम उपाय कर सकेगा। नंबर 2, मध्यस्थ अधिकरण कार्रवाइयों का संचालन उस रीति से करेगा जो उसे उचित लगे। नंबर 3, मध्यस्थ अधिकरण साक्ष्य की ग्राह्यता, सुसंगतता या मूल्यांकन करने के लिए स्वतंत्र होगा। इसी प्रकार नंबर 4, मध्यस्थ अधिकरण दस्तावेजों के आधार पर मौखिक सुनवाई या मौखिक बहस सुनने का तरीका तय कर सकेगा। मध्यस्थ अधिकरण कुछ परिस्थितियों में मध्यस्थम कार्रवाइयों को जारी रख सकेगा या समाप्त कर सकेगा। मध्यस्थ अधिकरण विवादों के समुचित निपटारे के लिए विशेषज्ञों की नियुक्ति कर सकेगा। मध्यस्थ अधिकरण साक्ष्य लेने में न्यायालय की सहायता ले सकेगा। मध्यस्थ अधिकरण पंचाट यानी अवार्ड तैयार कर सकेगा। उसे अंतिम पंचाट पारित करने का भी अधिकार होगा। मध्यस्थ अधिकरण ब्याज के बारे में भी आदेश दे सकेगा। मध्यस्थ अधिकरण पक्षकारों आदि के खर्चों का भी निर्धारण कर सकेगा और मध्यस्थ अधिकरण पंचाट की व्याख्या कर एवं उसमें संशोधन कर सकेगा। इस प्रकार नंबर 13, मध्यस्थ अधिकरण अतिरिक्त पंचाट पारित कर सकेगा तथा लास्ट मध्यस्थ अधिकरण
खर्चों के अग्रिम निक्षेप यानी एडवांस डिपॉजिट का निर्देश दे सकेगा। इस प्रकार आपने देखा धारा 17 से लेकर धारा 38 के बीच मध्यस्थ अधिकरण के अधिकार व शक्तियों का वर्णन किया गया है, धारा 17 से 38। अब हम देखेंगे मध्यस्थ अधिकरण के कर्तव्य। ध्यान से सुनना। मध्यस्थ अधिकरण का सबसे पहला कर्तव्य है कि वह मध्यस्थम कार्रवाइयों का संचालन स्वतंत्रता, निष्पक्षता और निष्ठापूर्वक तरीके से करे। नंबर 2, मध्यस्थ अधिकरण द्वारा उन योग्यताओं को पूरा करना होगा जिसका निर्धारण पक्षकारों द्वारा करार से किया जाता है। नंबर 3, मध्यस्थ अधिकरण कार्रवाइयों के संचालन में अनावश्यक विलंब नहीं करेगा। नंबर 4, मध्यस्थ अधिकरण अपनी अधिकारिता में अपने जुरिडिक्शन में कार्य करेगा तथा नंबर 5, वह अपने अधिकार का प्रयोग सीमा में रहते हुए करेगा। नंबर 6, प्रत्येक पक्षकार के साथ समान व्यवहार करना होगा। उसे सुनवाई का समुचित अवसर जो है मध्यस्थ अधिकरण का कर्तव्य है। सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करना अधिकरण का कर्तव्य है। नंबर 7, घरेलू मध्यस्थम में विवादों का न्याय निर्णयन भारतीय विधि के अनुसार होगा तथा नंबर 8, अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थम में उपयुक्त विधि को लागू करेगा। इसी प्रकार से मध्यस्थ अधिकरण द्वारा समस्त निर्णय बहुमत से लिए जाएंगे। मध्यस्थम कार्रवाइयों के दौरान अधिकरण मध्यस्थता एवं सुलह द्वारा विवादों का निपटारा करने का प्रयास करेगा तथा लास्ट उसे अपनी निष्पक्षता एवं स्वतंत्रता पर संदेह उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों को भी स्पष्ट करना पड़ेगा। तो इस प्रकार हमने देखा मध्यस्थ अधिकरण क्या है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल क्या है, उसके राइट्स, पावर्स एंड ड्यूटीज, अधिकार, शक्तियों और कर्तव्यों को हमने देखा। धन्यवाद। मैं इतना ही निवेदन करना चाहूँगा कि और विधि के क्षेत्र में अधिक जानकारी के लिए आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।